हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो इस बुक को आधुनिक भारत के इतिहास, इस बुक को मैं पूरी कंप्लीट करा चुकी हूं आपको, और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस बुक का मैं एक एक चैप्टर आपको पर डे पढ़ाती हुई चलूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस बुक को और पढ़ते हैं इसकी पहले चैप्टर को। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यानी देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पे शासन किया तो कुछ वो एक्ट लाए, कुछ वो बिल लाए, जिसके तहत उन्होंने कुछ रूल्स हमारे इंडिया में लगाए। तो उन सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिला। तो उसको हम पढ़ते हुए चलेंगे इस चैप्टर में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त हुए। ठीक है, देखिए कब आए ये, तो ये आए हैं 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा इन्होंने भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त कर लिए थे। यानी ये आए तो थे व्यापार करने की दृष्टि से, और किसके चार्टर द्वारा आए थे, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इन्होंने दीवानी न्याय के अधिकार कब और कहाँ पे प्राप्त किए, तो 1765 में प्राप्त किए। अब आगे देख सकते हैं कि 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज, जिसे हम 1857 की क्रांति भी कहते हैं, ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षता अपने हाथों में ले लिया। अगर हम बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स, जो हम ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके हाथों से शासन कैसे निकल के चला गया ब्रिटिशन क्राउन के हाथों में, यानी वहाँ के जो प्रिंस थे, किंग थे, उनके हाथों में कैसे चला गया, तो ये गया है आपके 1858 के जो सिपाही विद्रोह हुआ उसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षता अपने हाथों में ले लिया। इससे पहले शासन किसके हाथों में था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति तक क्राउन के हाथों में ही शासन था। आगे देखते हैं, 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आए। हमारे संविधान की बात हो रही है। अब देखते हैं कि किस तरीके से शासन को बांटा गया। तो कंपनी का शासन कब से कब तक रहा है, तो 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी का शासन रहा है। और सम्राट का शासन कब से कब तक रहा है, तो सम्राट का शासन 1858 से लेकर 1947 तक रहा है। कंपनी का शासन रहा है आपका 1773 से लेकर 1858 तक, और सम्राट का शासन रहा है आपका 1858 से लेकर 1947 तक। अब हम बात करते हैं कंपनी का शासन 1773 से जो 1858 तक रहा, तो कुछ एक्ट आए। पहला एक्ट जो आया था 1773 का, वो रेगुलेटिंग एक्ट था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत के कार्यों को नियमित तो कर रही थी और साथ ही साथ कंट्रोल भी कर रही थी। तो इस दिशा में उठाया गया ये ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था। अब हम देखते हैं कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल नाम पद दे दिया गया, और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसके पहले गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए आपसे कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है, तो कह सकते हैं आप कि कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिशर्स कर्मचारी हैं, वो भारतीय लोगों से ना तो कोई रिश्वत ले सकते हैं और ना ही कोई उपहार ले सकते हैं। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया।
इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया था। क्या कर दिया भाई, इसने कह दिया कि ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, जो चलाएंगे, शासन करेंगे, कंपनी के माध्यम से नियंत्रण सशक्त हो गया और इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया था। आगे देख सकते हैं हम 1781 का संशोधन अधिनियम क्या था। तो ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो बंदोबस्त कानून, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया, किस अधिनियम के द्वारा आया, तो 1781 का जो संशोधन अधिनियम था उसके अकॉर्डिंग ये आया था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हुए हम चलते हैं। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया था। ठीक है, क्या किया इसने, गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी और मुक्त कर दिया। यानी कि जो गवर्नर जनरल हैं और जो काउंसिल के सदस्य हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आएंगे। इस कानून में राजस्व संबंधित मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े यानी टैक्स से संबंधित जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से और हिंदू तथा मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मसले तय करेगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने बहुत दिमाग लगाया। ये जानते थे कि धर्म जो है ये एक बहुत बड़ा मैटर है। जो भी हिंदू या मुसलमान है वो अपने बहुत से मसले धार्मिक आधार पे तय करते हैं। इनकी कुछ किताबें होती हैं वेदों की या शरीयत की, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपना सारे मसले सुलझाते हैं। तो वो जानते थे कि अगर हम इनके मसलों में इंटरफेयर करेंगे और इन मसलों को हम कानून के तहत से सुलझाने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि भाई आप अपने जो मुसलमान हैं वो अपने हिसाब से और जो हिंदू हैं ये अपने निजी कानून के हिसाब से अपना समाधान करेंगे। इस कानून द्वारा व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, अब बात करते हैं 1786 का अधिनियम क्या है। तो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। किस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, तो 1786 अधिनियम के द्वारा नियुक्त किया गया है। उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है गवर्नर को कि इसे सेनापति यानी कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाएगा। उपरोक्त शर्तों को 1786 के कानूनों में प्रावधान के रूप में जोड़ा गया, यानी इन शर्तों को इस कानून में जोड़ दिया गया। अब आगे देखते हैं 1793 का जो चार्टर्ड कानून था वो क्या है। देखिए अब जो चार्टर्ड कानून बनेगा ये 20-20 साल पे अपडेट होता रहेगा। ये हम जैसे कह सकते हैं कि 20-20 साल के टाइम पे इसमें कुछ कुछ नया जुड़ता रहेगा। तो जो चार्टर्ड कानून था 1793 का, उसमें हम देख सकते हैं कि इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया। अब आगे देख सकते हैं कि इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। इसने क्या व्यवस्था की कि कोर्ट ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य और कर्मचारी हैं इनको हम अपने पास से सैलरी नहीं देंगे, बल्कि हम जो टैक्स ले रहे हैं, किससे टैक्स ले रहे हैं, हम इंडियन से जो टैक्स ये लोग ले रहे हैं उसी से ये सैलरी पे करेंगे इनको। अब आगे देख सकते हैं 20 साल बाद फिर एक चार्टर्ड कानून आया 1813 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर चार्टर्ड कानून की मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किन से बनते हैं, तो एक 1813 के चार्टर्ड कानून से बनते हैं और एक 1833 के चार्टर्ड कानून से बनते हैं। दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। इस कानून में भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिशन व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सिर्फ वही शासन नहीं कर सकती थी, बल्कि और भी अगर कोई ब्रिटिश व्यापारी भारत आके शासन करना चाहते तो वो भी कर सकते थे। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रभुत्व करने की अनुमति प्रदान कर दी। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि कोई भी ईसाई जो है, ईसाई पोप है या फादर है, वो इंडिया आके अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। तो यहाँ पे इनके लिए रास्ते खुल गए। अब आगे देख सकते हैं हम 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट क्या था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम
1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो अभी हम पढ़ के आए बंदोबस्त कानून। इसके बाद में एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया, यानी अलग अलग कर दिया कि कंपनी के जो पॉलिटिकल काम है और जो व्यापारिक काम है इनको अलग अलग कर दिया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड के नाम से इन्होंने एक नए निकाय का गठन किया। देखिए, इन्होंने बहुत दिमाग से यहाँ पे काम किया। पहले तो इन्होंने कंपनी के काम को बांट दिया, पॉलिटिकल जो काम है वो अलग कर दिया, और जो उनका व्यापारिक काम है, जो ट्रेड करने के लिए काम है उनका, वो अलग कर दिया। अब यहाँ पे इन्होंने दो अलग अलग बोर्ड भी बना दिए, जो बोर्ड इनको संभालेगा और फिर इसको अलग बोर्ड संभालेगा। तो यहाँ पे इन्होंने इस तरह से गठन किया। अब देख सकते हैं कि एक नए निकाय का गठन किया गया। नए निकाय के गठन में हम क्या देखेंगे? नए निकाय का गठन कर दिया गया। इस प्रकार दैत्य शासन की व्यवस्था का आरंभ हो गया, यानी दो प्रकार की शासन व्यवस्था का आरंभ हो गया। कब हुआ ये? 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत हुआ है। अब हम पढ़ेंगे सबसे वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट जो है वो 1833 का चार्टर्ड अधिनियम है। इसको हम पढ़ते चलते हैं। इसमें क्या क्या चेंजेस हुए? इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, कि आपसे अक्सर क्वेश्चन किया जाएगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा बनाया गया है? तो उस चार्टर्ड अधिनियम का नाम है 1833 का चार्टर्ड अधिनियम, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। अब इसे चीफ ऑफ आर्मी तो पहले से ही बनाया जा चुका था, और इसमें अब इसे नागरिक शक्तियां भी दे दी गई। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अब मैं बात करूं, देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल की अगर हम बात करते हैं, जो पद दिया गया तो वो थे लॉर्ड विलियम्स हेस्टिंग। अब यहाँ पे है लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब बात कर रहे हैं, हम आगे देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र में ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए हैं। अब आगे देख सकते हैं कि और भी पॉइंट्स है। चार्टर्ड एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यकाल और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फिर 20 साल बाद एक चार्टर्ड अधिनियम आया है, और ये चार्टर्ड अधिनियम 1853 का चार्टर्ड अधिनियम है। ठीक है, तो इस चार्टर्ड अधिनियम में देखा गया है कि 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर्ड अधिनियम को श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। ठीक है, ये लास्ट 1853 का, सबसे पहला 1813 का। ठीक, तो 1853 का जो चार्टर्ड अधिनियम था वो क्या था कि संवैधानिक विकास की दृष्टि से अधिनियम एक महत्वपूर्ण था। ठीक, और इसमें पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। क्या किया गया? गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, इन्हें विधान पार्षद कहा गया। ठीक, अब बहुत बड़ा चेंज हुआ। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। अब देख सकते हैं, इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सिविल सेवक की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का प्रारंभ किया गया 1853 के चार्टर्ड अधिनियम द्वारा। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई, और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति को नियुक्ति दी गई। मैकाले समिति किससे संबंधित है? तो सिविल सेवा से संबंधित है। अब आगे देखेंगे कि इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया, लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। ठीक है,
अब आगे देखेंगे, इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। अब ये कंपनी के लिए बहुत प्रॉब्लम की बात हो गई, क्योंकि अब धीरे धीरे जो कंट्रोल है वो क्राउन के हाथों में जा रहा है, और हम देख सकेंगे 1858 के बाद पूरा कंट्रोल क्राउन के हाथ में चला जाता है। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। अब यहाँ तक देखिए कंपनी का शासन चला। अब यहाँ से शासन किसका स्टार्ट हो जाएगा? तो यहाँ से शासन क्राउन, ताज का शासन स्टार्ट हो जाएगा। 1858 का भारत सरकार अधिनियम और यहीं से ताज का शासन स्टार्ट है, जो 1947 तक चलेगा। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। सिपाही विद्रोह क्यों कहा जाता है? मैंने आपको जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि इसमें जो सबसे इस विद्रोह को स्टार्ट करने में सिपाहियों का हाथ था, और मंगल पांडे वाली जो मंगल पांडे की जो हिस्टोरिकल चीज़ें उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे मंगल पांडे ने इस विद्रोह को स्टार्ट किया था। उन्हें फांसी दे दी गई थी, और कुछ सिपाहियों ने, कुछ बटालियंस ने पूरी तरह से गवर्नमेंट का विद्रोह कर दिया था। इंडियन गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशन गवर्नमेंट जो इंडिया में राज कर रही थी, और वो गवर्नमेंट किसकी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत काम कर रही थी। लेकिन अब क्राउन किसके हाथ में? क्राउन के हाथों में शासन चला गया, ताज के हाथों में शासन चला गया। यानी अब ब्रिटिशन गवर्नमेंट पूरी तरह से अपने हाथों में कंट्रोल ले लेती है, यानी कि कह सकते हैं कि कंपनी का शासन अब हटा दिया जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया, और गवर्नरों और क्षेत्रों और राजस्व संबंधित शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गईं। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की दैव प्रणाली समाप्त कर दी। अब देखिए, जो 2 तरह की शासन व्यवस्था थी यहाँ पे, कि राजनीतिक मामले कोई और बोर्ड देख रहा था और व्यापारिक मामले कोई और बोर्ड देख रहा था, तो ये दोनों स्थिति इसने समाप्त कर दी। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार परिषद थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। ठीक है, अब देखिए ये इस कानून के तहत क्या प्रमुख उद्देश्य था? कि प्रशासनिक मशीनरी में सुधार किया जा सके। यानी कि जो ये 1857 का विद्रोह हुआ था, ये नहीं चाहते थे कि ऐसा विद्रोह दोबारा हो, तो हम प्रशासन बहुत हिसाब से और संभाल के चलाएं। अब आगे देख सकते हैं कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861 और 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। आगे देख सकते हैं कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को भी शामिल करने की शुरुआत की गई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दीन राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। यानी कि अभी समझ रहे थे अच्छे से कि हम सही से शासन नहीं कर पाएंगे अगर हम भारतीयों का सहयोग लेके नहीं चलेंगे। तो उन्होंने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दीन राव को विधान परिषद में मनोनीत किया, यानी माननीय सदस्यता उनको दी गई। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। पोर्टफोलियो प्रणाली को किसने मान्यता दी है? तो भाई इसी अधिनियम के द्वारा, 1861 के अधिनियम के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। अब आगे देख सकते हैं कि इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसलिंग की संस्तुति की अध्यक्षता जारी रखने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह ही होती थी। अब आगे देख सकते हैं हम 1892 का भारत परिषद अधिनियम क्या कहता है। तो इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था।
इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति भी थी। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं 1909 का भारत का परिषद अधिनियम। 1909 का भारत का परिषद अधिनियम क्या कहता है? तो इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। इसने क्या किया कि प्रांतीय और विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, यानी कि इसकी जो स्थिति थी उसको बढ़ाया। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। कितनी हो गई? 16 से 60 हो गई। इसने इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान भी किया गया। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। अब आगे देख सकते हैं कि इसने प्रेसिडेंसी थी उसके तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की। क्या बात है? तो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से यानी कि लाइन वाइज उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। ये 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने घोषित कर दिया था, जो ये अधिनियम है उसके अंतर्गत। अब बात करते हैं हम कि क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मैंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आपको पढ़ाया है मॉडर्न हिस्ट्री विपिन चंद्रा में। सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। अब आगे बात करते हैं केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। अब आगे बात करते हैं इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा की हम बात करते हुए चलते हैं। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। इसने सांप्रदायिक आधारों पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार भी प्रदान किए। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। 1919 के अधिनियम द्वारा ही लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो ये किस अधिनियम में आता है? 1919 के अधिनियम में ही हुआ है। अब बात करते हैं साइमन आयोग। साइमन कमीशन क्या था, उसने क्या रिपोर्ट पेश की थी, ये मैंने आपको विपिन चंद्रा में मैंने पढ़ाया है। तो आप विपिन चंद्रा में इसको मॉडर्न हिस्ट्री में देख सकते हैं। तो हम साइमन कमीशन को पढ़ते हुए उसमें आए थे। अब हम साइमन आयोग पढ़ेंगे। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए इसे गोरा कमीशन भी कहा गया। इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा दैव शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिशें की गईं। इस आयोग के तहत इस समिति की सिफारिश को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। अब बात करते हैं सांप्रदायिक अवार्ड क्या है। तो ये अवार्ड जो दिया जा रहा था, ये अवार्ड सिर्फ अल्पसंख्यकों को दिया जा रहा था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट इसमें समझ में आ जाएगा आपको। पूना पैक्ट मैंने पढ़ाया भी है, जब मैंने गांधी जी का भारत जो संघर्ष था भारत को लेके, नई शक्तियों का आविर्भाव, उसमें मैंने पढ़ाया है आपको।
तो सांप्रदायिक अवार्ड क्या है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से भी जाना गया। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाइयों, यूरोपियनों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तृत कर दिया गया। दलितों के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अतः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। और इसमें दलित नेता कौन थे? तो सबसे फेमस नेता जो हैं दलितों के और हम सबके नेता हैं जिन्होंने संविधान लिखा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब बात करते हैं भारत का जो शासन अधिनियम है 1935, जिसे कहा जाता है कि इसी से बहुत सी चीज़ें हमारे संविधान में ली गई हैं इसी अधिनियम द्वारा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट अधिनियम है आपके लिए। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्यों और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूची संघीय व्यवस्था, 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय और समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। अब आगे देखेंगे कि इसने प्रांतों में दैत्य शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1933 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसने केंद्र में दैत्य शासन प्रणाली का आरंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका, यानी इसने बहुत से चेंजेस किए। इसने केंद्र में दैत्य शासन प्रणाली का आरंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। यही जो चीज़ मैंने पहले आपको बताई कि जो दैत्य शासन प्रणाली थी उसका आरंभ कर दिया गया और आरक्षित विषयों में विभक्त कर, स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में संघीय विषयों को इसने बांट दिया। अब आगे देख सकते हैं कि इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी थे। अब आगे देख सकते हैं कि इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार भी किया। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया था। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो की गई है वो 1935 अधिनियम के द्वारा की गई है। अब आगे देख सकते हैं कि इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग जो था, यानी कि संघ में तो लोक सेवा आयोग है ये, लेकिन प्रांत में भी सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई। अब हम चलते हैं लास्ट अधिनियम पे, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। देखिए स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 है ये लास्ट है। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में, सेकेंड चैप्टर में।
तो इसमें हम देखेंगे कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन हम देख सकते हैं 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया, यानी भारत और पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सर्जन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सर्जन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी, पर इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। अब आगे देखेंगे कि इन दोनों डोमिनियन राज्य यानी भारत और पाकिस्तान की संविधान सभा को यह शक्ति प्रदान की गई कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक दोनों डोमिनियन क्या करें, दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। आगे देखेंगे कि इसने ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। इसने शाही उपाधि से भारत सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। भारत सम्राट शब्द क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्ति करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रहीं जो उन्हें पहले से प्राप्त थीं। 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियों को नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। अब हम केंद्रीय मंत्रिमंडल पढ़ लेते हैं। जो पहला मंत्रिमंडल था वो क्या था? तो हमारे आज़ाद भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उसको देखते हुए चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ी ये बुक महंगी आती है, लेकिन जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो मैं हर एक चैप्टर को जब पढ़ाती हुई चलूँगी तो मैं इसका PDF बना दूंगी और PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहाँ से आपके पास कंप्लीट नोट्स भी रहेगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मैथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। RK षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। CH भाभा वाणिज्य मंत्री थे। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। नरहर विष्णु गाडगिल कार्य एवं खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। तो आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो कल हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर।